हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस इंडियन इकोनॉमी PYQ 2014. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर द facilities the beneficiaries can get from the services of business correspondent बैंक साथी in branchless areas. यूपीएससी ने 2014 में ये जो क्वेश्चन पूछा, ये बैंक साथी या वी कैन सी दैट बिजनेस कोरस्पोंडेंट, बैंक साथी कहें या बिजनेस कोरस्पोंडेंट कहें, उसे पूछा था. व्हाट डू यू मीन बाय बैंक साथी? द कंसेप्ट ऑफ बैंक साथी केम इन 2006. पहली बार इंडिया में जो बैंक साथी या बिजनेस कोरस्पोंडेंट आया वो 2006 में आया. ये ज़्यादातर रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करता है. मतलब इन बैंक साथी में वो कुछ बैंक एजेंट होते हैं जो बैंकों की सर्विसेज खासकर उन एरियाज में देते हैं जो लोग बैंकों की सेवा से अनटच हैं. वो लोगों को बैंकों की जो हैबिट है लोगों में बढ़ाते हैं. वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाते हैं. वो लोगों का अकाउंट ओपन करते हैं. वो लोगों को सेविंग अकाउंट के लिए प्रेरित करते हैं, या लोगों को तो किसी भी तरह की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है या कोई भी सब्सिडी है उन बैंकों के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं. और किसी भी तरह की लोगों को कोई भी गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है या कोई भी अदर सब्सिडी है, या ये बैंक लोगों को जो मैंने पहले बताया सेविंग अकाउंट या विड्रॉल करने की परमिशन देते हैं. चलो अब हम देखते हैं. इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज टू ड्रा देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन देयर विलेजेस. जैसे मैंने पहले बताया है कि इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज, जो बेनिफिशरीज हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं, टू ड्रा देयर सब्सिडीज, वो किसी भी तरह की सब्सिडी है, तो किसान क्रेडिट की सब्सिडी है, तो कोई LPG सब्सिडी है, या कोई अदर को सब्सिडी है, तो इन बैंकों के माध्यम से जो रूरल एरिया में जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर बैंक ने अपनी बैंकों ने अपनी ब्रांच नहीं ओपन की है, उन एरियाज में ये बैंक साथी जो कंसेप्ट है काम करा. कब से? 2006 से. तो पहला ठीक है. सेकंड, इट इनेबल्स द बेनिफिशरीज इन द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल. खासकर ये गांव में जो बैंक हैं इनके माध्यम से, ये बैंक की तरह पूरे तो नहीं होते लेकिन बैंकों की तरह काम करते हैं. कुछ एजेंट होते हैं जो लोगों को उनके दरवाजे पर जो सोर्स जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, मतलब माइक्रो बैंक होते हैं, उनके द्वारा लोगों को क्या करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी लाइक सेविंग अकाउंट या कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी है, लाइक मैंने पहले जो बताया किसान क्रेडिट कार्ड है. मतलब लोगों में एक तरह के क्या है, ये बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनमें एक हैबिट बने सेविंग की. जब चाहे वो अपना विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहे अपना वहाँ पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं. तो इसलिए जो सेकंड जो टर्म है वो भी ठीक है. तो अब आंसर क्या? बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड जो क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कंटेस्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पज या पर्पजेज ऑफ स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. SRR, स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स यूज्ड बाय RBI. इसका जो यूज किया जाता है RBI
टाइम टू टाइम इसमें चेंज करता रहता है, लाइक CRR, SLR, लाइक CRR, SLR। RBI या वी कैन से दैट जो सेंट्रल बैंक इंडिया का इनका यूज क्यों करता है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज करता है? CRR और SLR का। CRR और SLR में क्या डिफरेंस है? कैश रिजर्व रेशो, अ परसेंटेज ऑफ मनी, कुछ पैसा, या वी कैन से दैट एवरी बैंक कीप्स सम अमाउंट ऑफ मनी विद RBI, बट RBI इस पर कोई बैंकों को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये एट प्रेजेंट कितना है? अप्रोक्स 4% है। सेकंड है SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR में क्या है? एवरी बैंक कीप सम अमाउंट ऑफ मनी विद हिमसेल्फ, हर साल पे हर बैंक कुछ पैसा अपने पास रखता है, लेकिन जो CRR होता है वो सारा पैसा कैश में होता है जो RBI पास रखा जाता है, लेकिन SLR में मे बी कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। याद रखना, CRR ओनली कैश और SLR में कुछ कैश और कुछ नॉन कैश होता है। SLR हर बैंक अपने पास रखता है, और CRR में जो बैंक है वो RBI पास रखता है। CRR के तहत जो मैंने पहले बताया, RBI ब्याज नहीं देता बैंकों को, और SLR ये क्यों रखते हैं बैंक अपने पास से? मैंने जो पहले बताया है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज RBI टाइम टू टाइम कभी CRR SLR बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। अगर मैं बात करूं, यदि CRR और SLR दोनों, यदि CRR और SLR दोनों बढ़ा दी जाती हैं तो मार्केट में क्या आएगा? होगा मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी कम होगी। दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड, यदि CRR और SLR कम हो गई, CRR और SLR अगर कम हो गई तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगी। अब देखते हैं, चलो क्वेश्चन पहला है, टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट, बिल्कुल ठीक है। पहला कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ CRR एंड SLR। CRR और SLR क्या है? एक तरह का स्टेचुटरी रिजर्व रेशियो है। कभी RBI इनको बढ़ा देता है और कभी RBI इनको घटा देता है, तो पहला ठीक है। दूसरा, टू मेक द पीपल डिपॉजिट, टू मेक द पीपल डिपॉजिट्स विद बैंक्स सेफ एंड लिक्विड। इससे क्या होता है? RBI जो डिपॉजिट होता है बैंकों के साथ उसको सेफ और लिक्विड रखता है, क्योंकि जो SLR है, SLR क्या है? एक इमरजेंसी फंड है। SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है वो भी ठीक है। थर्ड, टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, ये गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो थर्ड गलत, फोर गलत, जो आंसर आया 1 एंड 2। थर्ड क्वेश्चन,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th फायर प्लान इज, वैसे तो ऑन 1 जनवरी 2015 whenever the concept of नीति आयोग came to in India, जब नीति आयोग का कंसेप्ट आया 2015 में, के बाद क्या हुआ, या उससे 2015 से क्या हुआ, जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था उसको सरकार ने बंद कर दिया। हालांकि 12 प्लान से ज़्यादा आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 12th फायर प्लान था उसका जो टाइम था 2012 से 2012 से 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक 12th फायर प्लान का टाइम था। अब देखो, जो 12th फायर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, इसका था फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये आंसर नहीं, तो आंसर क्या, फोर्थ आंसर। क्योंकि इससे पहले जो 11th फायर प्लान थी, 11th फायर प्लान का जो टाइम था 2007 से 12 था, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ 11th का, और जो 12th का है का फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और जो टाइम था 2012 से 2017। नेक्स्ट, द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट and net demand and time liabilities sometimes appearing in the news are used in relation to, ये यूपीएससी ने 2014 में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, दैट क्वेश्चन पूछा, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज 21 से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल, बैंकिंग सेक्टर से है, तो ये आंसर क्या, ए, बैंकिंग ऑपरेशंस। अब बात करते हैं एमएसएफ कब आया। एमएसएफ क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2011, 2011 में पहली बार ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मोहंती कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मोहंती कमेटी, मोहंती कमेटी की सिफारिश पर द कंसेप्ट ऑफ एमएसएफ केम इन इंडिया, पहली बार 2011 में मोहंती कमेटी की सिफारिश पर एमएसएफ का कंसेप्ट आया। एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक प्रकार क्या है, इमरजेंसी एक फंड है, मतलब एमएसएफ क्या है, व्हेन एवर अ बैंक, व्हेन एवर अ कमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, या वी कैन से दैट इमरजेंसी फंड, जब कोई बैंक मान लो किसी दूसरे बैंक से हेल्प नहीं ले पाता, और बैंक मार्केट से भी पैसा उठा नहीं पाता, तो बैंक एक इमरजेंसी फंड के तौर पर आरबीआई से उधार लेता है, और शॉर्ट टर्म के लिए, और एमएसएम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ऑलवेज मोर देन रेपो रेट होता है। इन एमएसएफ, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा है इसमें, एमएसएफ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑलवेज ऑलवेज मोर देन रेपो रेट होता है, मोर देन रेपो रेट होता है इन एमएसएफ। ये था एक एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी कब आया, इस कमेटी की सिफारिश पर आया। क्या होता है कि जब बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए आरबीआई से लोन लेता है, और लोन लेते हैं उसको बोलते हैं एमएसएफ, मोहंती कमेटी की सिफारिश पर आया, 2011 में आया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेपो रेट से ज़्यादा होता है एमएसएफ में, और दूसरा है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, देखो नाम से प्रतीत होता है, नेट डिमांड लाइक, जैसे बैंक में हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट,
करंट अकाउंट, मतलब जैसे हमने डिपॉजिट करवा दिए पैसा बैंक में, जब चाहे हम निकलवा सकते हैं, उसको बोलते हैं नेट डिमांड। दूसरा टाइम डिपॉजिट, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। जो टाइम लाइबिलिटीज है, टाइम लाइबिलिटीज मीन्स जब बैंक में हम एक निश्चित टर्म के लिए डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे एफडी है, आरडी है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम लायबिलिटीज आरडी, एफडी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल। ये डायरेक्ट यूपीएससी ने सिंपल एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड, मान लो इंटरेस्ट रेट घट जाता है। इंटरेस्ट रेट कब घटेगा मार्केट में? जब आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देता है, तो बैंक रेट और रेपो रेट के कम होने से क्या हो जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घट जाए तो इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहता है कि डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो मार्केट में क्या है? मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़े, क्यों मनी सप्लाई बढ़ेगी? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक ज्यादा उधार देंगे, पब्लिक क्या करेगी? ज्यादा उधार लेगी, क्योंकि लोन सस्ता मिल रहा है। ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन ग्रोथ भी होगा। डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये डिक्रीज द कंजम्पशन कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल बनता नहीं इससे रिलेटेड। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, जो मैंने पहले बताया है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब सस्ता लोन मिलेगा तो इन्वेस्टर ज्यादा लोन लेगा, इन्वेस्टर ज्यादा लोन लेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और साथ साथ क्या होगा? देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो आंसर थर्ड है। जो फोर्थ में देख रहे थे क्या है? इंक्रीज द टोटल सेविंग, ये बिल्कुल रिलेटेड है ही नहीं, तो आंसर क्या? आंसर 3। नेक्स्ट, with reference to the union budget, with reference to the union budget, which of the following is are covered under non plan expenditure? देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक होता प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जिसकी सरकार प्लान बनाती है, लाइक जैसे सरकार जो 5 ईयर प्लान के थ्रू खर्च करती है, वो क्या है? प्लान एक्सपेंडिचर है। एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट। हर साल इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट आते हैं, कहीं फ्लड, कहीं वोल्केनो, सॉरी अर्थक्वेक आता है, कहीं फेमाइन आता है, कहीं मतलब कोई ना कोई इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उसकी कोई प्लान नहीं होती। एक है डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसकी भी कोई प्लान नहीं। एक है इंटरेस्ट पेमेंट, उसकी भी कोई प्लान नहीं। एक है सैलरी एंड पेंशन, उसकी भी कोई प्लान नहीं। मतलब जो ऐसे जो एक्सपेंडिचर हैं वो नॉन प्लान में आते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो मैंने पहले बताया है, वो नॉन प्लान में होता है। इंटरेस्ट पेमेंट भी नॉन प्लान होता है। सैलरी पेंशन, इसकी भी नॉन प्लान होता है। सब्सिडीज, सरकार सब्सिडीज देती है तरह तरह की सरकार। कभी फ्यूल सब्सिडी देती है, कभी फूड सिक्योरिटी, जो पीडीएस के माध्यम से गरीबों को अनाज मिलता है, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, या अंत्योदय योजना के तहत जो अनाज मिलता है, या किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है, ये सब क्या है? ये नॉन प्लान में आता है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस सी आंसर। नेक्स्ट, द सेल टैक्स
you pay while purchasing a toothpaste is a, कहता है कि जो सेल टैक्स है आप पे करते हो जब आप एक टूथपेस्ट परचेज कर रहे हो, तो आपने क्या देना पड़ता है? सेल टैक्स देना पड़ता है। सेल टैक्स क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन एक बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा यूपीसी ने। सेल टैक्स क्या है? सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एक क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। स्टेट गवर्नमेंट ही इसको लगाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है। जैसे टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंटर, गलत। टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत। टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि कहता है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और सेंटर उसको कलेक्ट करता है, ये भी गलत। टैक्स इम्पोज्ड बाय एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो मैंने पहले बताया, स्टेट ही लगाता है, स्टेट ही कलेक्ट करता है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स है सेल टैक्स। तो आंसर क्या? डी। नेक्स्ट, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन्स? वेंचर कैपिटल क्या होता है? मतलब वेंचर कैपिटल वो इन्वेस्टर होते हैं जो दे टेक हाई रिस्क। यदि वो हाई रिस्क लेते हैं तो वो हाई रिटर्न की वो हाई रिटर्न के लिए काम करते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये वो पैसा होता है जो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है हाई रिटर्न के लिए, और इसमें क्या होता है? हाई रिस्क होता है। अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, शॉर्ट टर्म मैंने बताया, लॉन्ग टर्म बता पहले मैंने। अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्राइजेज, कहता कि एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल होती है, जो लॉन्ग टर्म बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए कैपिटल है टू न्यू एंटरप्राइजेज, जो नए नए बिजनेसमैन हैं जो वो अपने लॉन्ग टर्म के नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उनको वेंचर कैपिटल के माध्यम से क्या मिलता है? लोन मिलता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल। फंड्स प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेज, गलत। फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये गलत, ये गलत, और ये गलत। आंसर क्या? बी। क्या है? एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल है। एक लॉन्ग टर्म क्या है? स्टार्टअप कैपिटल है, जो कौन प्रोवाइड करवाता? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं हाई रिटर्न के लिए, वो हाई रिस्क लेते हैं, और जिसे नए नए स्टार्टअप शुरू किए जा सकें उनके लिए होता है वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? ये सिंपल क्वेश्चन पूछा यूपीसी ने कि प्लानिंग कौन करता है इंडिया में, कौन कौन प्लान बनाता है? जैसे फाइनेंस कमीशन, आप सबको पता है फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 1950-51 में हुआ था। 1950-51 में हुआ था। केसी न्योगी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, और आपको ये पता है कि आफ्टर एवरी 5 ईयर बाई प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल बाद राष्ट्रपति के द्वारा भारत में फाइनेंस कमीशन का की अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 280 में। और फाइनेंस कमीशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या है? नोट टू मेक प्लान। फाइनेंस कमीशन का जो मेन फंक्शन है टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यू है बिटवीन सेंट्रल स्टेट।
सेंटर और स्टेट के बीच में केंद्र सरकार के जो कर हैं, जो टैक्स हैं, उनका बंटवारा करना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, कौन से टैक्स? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं उनका बंटवारा करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। तो फाइनेंस कमीशन तो बना नहीं। तो अब देखो, अब अगर आपको सिंपल देखना है इसको, तो फाइनेंस कमीशन देखो ऑप्शन ए कहाँ कहाँ है। तो इसका मतलब ऑप्शन एक है तो ये भी नहीं है, ऑप्शन एक इसमें है ये भी नहीं है, ऑप्शन एक यहाँ भी है। तो आंसर आप शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हो। आंसर क्या? सी। अब इसको देख लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, आपको पता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। और एनडीसी का जो चेयरमैन होता है, ऑफिशियल चेयरमैन वो पीएम होता है। और एनडीसी जब नीति आयोग बना 2015 में, तब से एनडीसी इज नॉट वर्किंग। तो एनडीसी क्या करती थी? एक प्लान को लास्ट में एग्जीक्यूट करती थी। तो एनडीसी प्लान बनाती बिल्कुल देश के लिए। दूसरा ठीक हो गया। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गलत। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गलत। और द पार्लियामेंट भी एक प्लान का काम करती है देश के लिए। आंसर क्या? 2 and 5, सी आंसर। नेक्स्ट। इन द कंटेस्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इन द कंटेस्ट ऑफ फूड, पोषण, भोजन के लो, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what is our constraints in its wider greater implication? ये कहता फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए भारत में नए नए जो सीड हैं, नए नए जो सीड हैं उनको अडोप्ट किया जा रहा है, ताकि देश में फूड सिक्योरिटी बनी रहे, देश में फूड से रिलेटेड प्रोडक्शन बढ़े, और देश फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में एक आत्मनिर्भर देश बने। उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहला है, कहता कि सरकार ने काफ़ी प्रयास किए अच्छी हाई वैरायटी सीड्स के लिए, चाहे वेजिटेबल है, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे वो सीरियल्स है, चाहे वो पल्सीज है। हर साल नए नए सरकार सीड का मतलब इनोवेशन करती है। जैसे पहला देखो पॉइंट है, देर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। कहता कोई भी नेशनल सीड पॉलिसी नहीं है, ये गलत है। फर्स्ट सीड जो पॉलिसी बनी थी 2002 में, 2002 में क्या बनी? नेशनल सीड पॉलिसी, या फर्स्ट सीड पॉलिसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, देर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज। कहता कि जो प्राइवेट सेक्टर की सीड कंपनीज हैं उनका कोई भी भागीदारी नहीं है सीड के एरिया में। इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स, कहता है जो हाई क्वालिटी के सीड्स हैं उनकी सप्लाई में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका कोई भी रोल नहीं है। उनका क्या है? कोई भी रोल नहीं है, उनकी कोई भी भागीदारी नहीं है। ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांटिंग मटेरियल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कहता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है और वेजिटेबल क्रॉप्स की जो हाई वैरायटी सीड्स हैं उनमें प्राइवेट कंपनियों का कोई रोल नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि देर इज आल्सो अ रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, बट इन अ लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया में इनका काफ़ी रोल है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी इंडिया में कंपनियां हैं जो सीड सेक्टर में काम कर रही हैं वेजिटेबल में, हॉर्टिकल्चर के लिए, लेकिन अप टू अ लिमिटेड एरिया। तो दूसरा भी गलत है। थर्ड, देर इज अ डिमांड सप्लाई गैप है। कहता है डिमांड और सप्लाई में गैप है। इसका रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स,
क्वालिटी सीड्स के संदर्भ में, इन केस ऑफ लो वैल्यू, जिस क्रॉप की लो वैल्यू है एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स है, और हाई वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन है, जैसे वीट है, राइस है, तो बिल्कुल ठीक है कि जो डिमांड और सप्लाई है उसमें गैप है। किसमें कहता कि डिमांड और सप्लाई में काफ़ी गैप है, किसमें, लाइक वीट है, राइस है, वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम, लो वैल्यू और हाई वॉल्यूम, तो ये आंसर थर्ड जो है वो ठीक है। अब इसका आंसर देखो थर्ड कहाँ है, तो बी आंसर आएगा, ओनली थर्ड। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट which of the following constitutes the current account। देखो, what do you mean by balance of payment? Balance of payment is a systematic record of export and import in a country during a 1 year। एक देश एक साल में कितना एक्सपोर्ट करता है और कितना इंपोर्ट करता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यदि इफ एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट तो सरप्लस, इफ इंपोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट डेफिसिट, इफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इक्वल इक्विलिब्रियम। अब देखो, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इट हैज टू अकाउंट, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट अप टू 1 ईयर होता है और कैपिटल अकाउंट मोर देन 1 ईयर होता है। तो करंट अकाउंट की बात करूं, करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट है, लाइक या इंपोर्ट है, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं जम्स एंड ज्वेलरी का, हम एक्सपोर्ट करते हैं स्पाइसेस का, हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल एंड हैंडलूम का, हम इंपोर्ट करते हैं हैवी मशीनरी का। ये सब क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट करते हैं लाइक टेलीकॉम है या बैंकिंग है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, ये सब क्या है। तो इसका मतलब विजिबल और इनविजिबल, विजिबल क्या होता है गुड्स, इनविजिबल क्या होता है सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो करंट अकाउंट में है। करंट अकाउंट में एक रेमिटेंस, प्राइवेट जो रेमिटेंस है, हमारे जो रिलेटिव हैं, भाई हैं, बाहर विदेशों में काम करते हैं, वो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, वो भी करंट अकाउंट में आता है। उसके बाद गिफ्ट है, गिफ्ट को देते हैं तो वो भी किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है। गिफ्ट भी करंट अकाउंट में, रेमिटेंस भी करंट अकाउंट में, रेमिटेंस भी क्या आता है, करंट अकाउंट में आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। जैसे कैपिटल अकाउंट की बात करा, कैपिटल अकाउंट में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, कैपिटल अकाउंट जो जैसे सॉरी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें एफडीआई है, एफपीआई है, एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जो बाहर से पैसे उधार लेते हैं, या वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा उधार लेते हैं, ये सब किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। अब देखो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड पहला कहता है, बैलेंस ऑफ, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स नॉट सर्विसेज, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में आता है, जो मैंने बताया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने बताया था करंट अकाउंट में, तो पहला ठीक हो गया, करंट अकाउंट पूछा है। दूसरा, फॉरेन एसेट्स, जो फॉरेन एसेट्स हैं वो किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। फॉरेन एसेट्स बाहर से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, किसी देश से, ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, बाहर से उधार लेते हैं, तो ये गलत हो गया। अब बैलेंस ऑफ इनविजिबल, मैंने बताया था विजिबल होता है गुड्स, इनविजिबल होता है सर्विसेज, तो सर्विसेज भी करंट अकाउंट में आता, ये भी ठीक है। एसडीआर, ये भी गलत है। एसडीआर क्या है, एक पेपर गोल्ड है। क्या एसडीआर, एक पेपर गोल्ड है, स्टार्टेड बाय आईएमएफ इन 1969 में, 1969 में, 1969 में एसडीआर आया, इसको पेपर गोल्ड बोलते हैं, तो एसडीआर भी गलत हो गया। तो आंसर क्या,
1 and 3. आंसर है सी. नेक्स्ट. ये था 2014 से रिलेटेड PYQ. तो आपको